Namaste students, I am Jivin Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Chandra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith University. So the topic of discussion is ओटोमाइकोसिस। ठीक है, तो ओटोमाइकोसिस क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है? ओटाइटिस एक्सटर्ना इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर ईयर कैनाल, यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो कॉज के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इन्फेक्टिव ग्रुप में, रिएक्टिव ग्रुप में। ठीक है, तो इन्फेक्टिव ग्रुप में क्या आते हैं आपके? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरिया में भी लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, लाइक फरंकल हो जाए, या फिर डिफ्यूज कंडीशन हो सकती है, या फिर मैलिग्नेंट हो सकता है। फंगल जो ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है उसको हम बोलते हैं ओटोमाइकोसिस। वायरल ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी दो हो सकते हैं, हर्पिस जोस्टर या फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका। इन्फेक्टिव ग्रुप के बाद जो सेकंड था वो था रिएक्टिव ग्रुप। ठीक है, इसमें तीन तरीके से हो सकता है ओटाइटिस एक्सटर्ना: एंथेमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, सीरोबिक ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड न्यूरोडर्मेटाइटिस। तो आते हैं ओटोमाइकोसिस पे। व्हाट इज ओटोमाइकोसिस? ओटोमाइकोसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर कैनाल। ठीक है, तो हमारे ओटाइटिस एक्सटर्ना के इन्फेक्टिव ग्रुप में जो फंगल इन्फेक्शन था वो था हमारा ओटोमाइकोसिस, यानी जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसका अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एक टर्म आता है ओटोमाइकोसिस। इट इज आल्सो नोन एज फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसमें इन्फेक्शन ड्यू टू फंगस हो रहा है, इसलिए इसको फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना भी बोला जाता है। देन कम्स द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स: एस्परगिलस नाइगर, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, कैंडिडा एल्बुटेंस। तो ये बेसिकली तीन फंगस होते हैं जिनकी वजह से ओटोमाइकोसिस होता है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? एस्परगिलस नाइगर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज को होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट हो या ऐसी फिजिकल कंडीशन अगर पेशेंट भी होती है तो उनको इजीली ओटाइटिस एक्सटर्ना दैट इज ओटोमाइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। इट इज सीन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, तो जो ग्लोब है हमारे अर्थ का उसमें जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उस बेल्ट में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। Secondary fungal growth is also seen in patients using the topical antibiotics for treatment of otitis externa or middle ear suppression। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट है ओटाइटिस एक्सटर्ना का या फिर मिडिल ईयर सुपरेशन का, उसमें अगर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ईयर ड्रॉप्स डाली जाती हैं बहुत लंबे टाइम तक तो उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। William and the immunocompromised states also predispose to the condition। तो पेशेंट की अगर फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, डायबिटीज है पेशेंट को या उसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, तो उन कंडीशन में भी इजीली ओटोमाइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, क्या कंप्लेंट्स लेके आएगा। ठीक है, तो इंटेंस ईचिंग, पेशेंट को क्या होगी? बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, जो फंगस है तो फंगल इन्फेक्शन में इचिंग होती है। डिस्कम्फर्ट, पेन इन द ईयर, तो पेशेंट कहेगा मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है कान में, या फिर फीलिंग की कंडीशन लेके आएगा। वाटर डिस्चार्ज विद मस्टी ऑर्डर, तो पेशेंट क्या बोलेगा कि मुझे कान से पानी आ रहा है और बहुत अजीब मस्ती सी स्मेल आ रही है। ईयर ब्लॉकेज, तो कान बंद बंद सा रहेगा फंगस की वजह से, फंगल डेब्रिस की वजह से। फंगल मास में appear white, brown, black and has been likened to a wet piece of filter newspaper। ठीक है, जो फंगल मास होगा उसका कलर कैसा हो सकता है? व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। और वो जो हमारा अगर फिल्टर पेपर को हम के पीस को वेट करते हैं, न्यूज़पेपर को वेट करते हैं तो उस तरह का आपको फंगल मास दिखाई देगा। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो अगर हम उसको ओटोस्कोप से एग्जामिन करेंगे ईयर को तो हमें क्या दिखाई देगा? किस कलर का फंगस दिखाई देगा, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। Aspergillus niger appears as black-headed filamentous growth। तो Aspergillus niger
फंगल इन्फेक्शन होता है वो ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा और फिलामेंटस स्लेटुलर फिलामेंट रेशिया की ग्रोथ दिखाई देगी। एस्पेकुलस फ्यूमिगेटस पेल ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो अगर ब्लू या ग्रीन कलर की आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है तो वो कैसा है, फ्यूमिगेटस। कैंडिडा एल्बिकन्स तो आपको पता ही है, वाइट या क्रीमी डिपॉजिट्स होते हैं, तो यानी फंगल इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ है, कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से। मीटर स्किन अपीयर्स सोडन रेड एंड इडोमेटस, तो जो मेंस्ट्रुअल कैनाल है की स्किन थोड़ी सी स्वेल होगी, डिमा होगा, उसमें रेडनेस होगी, ठीक है। ये इमेज है हमारी फंगल इन्फेक्शन की, ऑटोमाइकोसिस की, जो कि एस्पेगुलस नाइगर की वजह से, नाइगर ब्लैक फूड कलर का होगा, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े फिलामेंट्स जैसे दिखाई देंगे। नेक्स्ट इमेज है ऑटोमाइकोसिस ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे फर्स्ट वन अपर लेफ्ट साइड में है एस्पेगुलस स्पीशीज की वजह से अगर ऑटोमाइकोसिस हुआ है तो इस कलर का होगा, अगर कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से तो व्हाइटिश डिपॉजिट्स आपको दिखाई देंगे। नीचे आएंगे तो वेट न्यूज़पेपर की अक्सर इन्होंने दिखाई है कि अगर हम न्यूज़पेपर को गीला कर देते हैं या फिर फिल्टर पेपर को गीला कर देते हैं तो उस तरह का वो जो दिखाई देता है शेंक सा वैसा दिखाई देगा पेपर, तो उस तरह की इमेज होती है फंगस की। फिर इसमें लास्ट में इन्होंने लोअर राइट साइड में लिखा है मिक्स्ड फंगल इन्फेक्शन विद सीवियर एडिमा ऑफ द ईयर कैनाल, ठीक है। इसमें मिक्स्ड फंगल इन्फेक्शन यानी दो तीन कलर्स आपको दिखाई देंगे उसमें, और पूरी जो ईयर कैनाल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल है, उसमें भी स्वेलिंग दिखाई देगी, आपको एडिमा दिखाई देगा। देन कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट, ईयर टॉयलेट to remove all discharge epithelial debris which are conductive to the growth of fungus, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ जो भी डिस्चार्ज है या जो भी स्किन सेल्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए हैं डेब्रिस, उसको आपको रिमूव करना है ताकि फंगस की ग्रोथ ना हो, ठीक है। ये किससे कैसे कि कौन कौन से प्रोसीजर से कर सकते हैं मेरे टॉयलेटिंग, बाय सिरिंजिंग, सक्शन, मोपिंग, एंटी फंगल एजेंट्स कुछ हम ऐसी मेडिसिन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा, अगर जो ऑटोमाइकोसिस है वो कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से हुआ है तो हम स्टैटिन हम एंटी फंगल एजेंट यूज कर सकते हैं। अदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट्स इंक्लूड क्लोट्रिमazole एंड पोविडोनाइडिन, क्लोट्रिमazole और पोविडोनाइडिन को हम यूज कर सकते हैं। 2% salicylic acid in alcohol is effective. It is keratolytic agent which removes superficial layers of epidermis and fungal mycelia growing into them. ठीक है, तो आपको केराटोलाइटिक एजेंट्स यूज करने हैं जहाँ पे केराटिन है, जो वहाँ पे एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर से हमको रिमूव कर देगा, साथ में फंगल माइसीलिया को रिमूव कर देता है, जिससे आगे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। Antifungal treatment should be continued for a week even after apparent cure to avoid recurrences. पेशेंट अगर लग रहा है आपको थोड़ा ठीक हो गया है, स्टिल उसके एक हफ्ते बाद तक आपको एंटीफंगल ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि पेशेंट को बार बार वो प्रॉब्लम ना हो। ईयर मस्ट बी केप्ट ड्राई, ठीक है। तो जैसे हमने रीजन में पढ़ा था कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो आपको क्या करना है, ईयर को जितना हो सके ड्राई रखना है। Bacterial infections are often associated with otomycosis, and treatment with an antibiotic and steroid preparation helps to reduce the inflammation and edema and thus permitting the better penetration of the antifungal agents, ठीक है। तो ओटोमाइकोसिस जब फंगल इन्फेक्शन पेशेंट को होता है तो उसके साथ में आपको स्पोरेटरी या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी मिल सकता है पेशेंट में, तो आपको क्या करना है, उसके एंटीबायोटिक्स लेनी है, स्टेरॉइड प्रिपरेशन लेनी है। एंटीबायोटिक स्टेरॉइड प्रिपरेशन से क्या होगा, वहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेशन है, एडिमा है, स्वेलिंग है, वो कम हो जाएगी, और जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बेटर पेनिट्रेट कर पाएंगे, वो अपना इजीली वर्क कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी. Today we will discuss the Shirorog Vigyani Adhyay. It was given in the, it is the 25th chapter of the Shushu Samhita Uttar Tantra. So we will discuss the symptoms of diseases peculiar to the region of head. First, we will study the classification of Shirorog diseases which are peculiar to the region of the head, number 11 in all. The four kinds respectively due to the action of the deranged Vayu, Pitta, Kapha and their combination, as well as those which are respectively incidental to any bodily waste, Shayaj, or to the vitiated condition of the
blood, raktaj, or to the existence of parasites, scrimmage, the remaining four being known as Suryavad, Anantvad, Ardhavbhedak, and Shankak. The symptoms of these 11 kinds of head diseases are given below. Then first, the symptoms of those originated types. A fit of violent headache without any apparent cause and which becomes worse in the night and is relieved by pressure or being bandaged or by an application of fomentation round the head should be ascribed to the action of the deranged vayu and is known as the Vata Shirorog. A violent burning and aching pain in the head, in which the scalp seems to have been striven over with bits of live charcoal, accompanied by a sense of scorching vapor being emitted from the nostrils, and which am- ameliorates in the night or on the application of cold, should be ascribed to the action of the deranged pith and is known as the Pitta Shirorog. A fit of headache in which the head or palate and the throat seem to be covered with a coat of sticky mucus and feel cold and heavy and cannot be turned about, and the face and the eyes look swollen or flabby, should be attributed to the action of the deranged bodily cough and is called the Kapha Shirorog. A case marked by the concerted action of all the three preceding doshas exhibits all the symptoms peculiar to all of them and is known as the Tridosha Shiroroga. Then the symptoms of Raktaj, Shayaj and Krimish types of Shiroroga. A case of headache due to the vitiated condition of the local blood manifests all the symptoms of the Pitta type and the headache becomes incapable of bearing the least touch. This is known as the Rakta Shirorog. A case of headache incidental to the waste of the local vasa, fat or cough and is marked by an intolerable pain, abhitap in the head, which is aggravated by the application of fomentation, fumigation, urine, emetic and bloodletting. This is known as the Shaya Shirorog. The disease of the head in which a pricking and tingling pain is felt inside the head as if being stung by some poisonous insect and which is accompanied by a watery discharge mixed with blood from nose should be attributed to the existence of local parasites. This condition, this disease is a dangerous one and is known as a crimmage or parasitic shirorog. Then the symptoms of Suryavar Shiroro, the disease of the head in which a severe pain is felt in the eye and the eyebrow just as sunrise and which goes on growing worse with the progress of the day and begins to abate only when the great luminary begins to set in the western sky is called the Suryavar. It generally abates on the use of cold articles but sometimes on that of warm things as well. It is ascribed to the concerted action of the three doshas. Then the symptoms of Anantavad Shiroro, the disease of the head in which a violent pain is felt at the manya and the ghat, the two nerves on the backside of the neck, which ultimately affects the region of the eye, the eyebrow, and the temples, and especially producing a throbbing pain as well as paralysis of the jawbone, and this disease is known as the Anantvat and is due to the concerted action of the three dosh. Then the symptoms of Ardhavbhetak and Shankag, the disease of the head in which a violent and excruciating pain of a piercing or aching nature is felt in one half of the cranium, which makes the patient feels giddy and which either follows no distinct periodicity or recurs at a regular interval of 10 days or of a fortnight, is called the Ardhavbhedak and is due to the concerted action of the three doshas. A violent pain, then comes the Shankakrok, a violent pain caused in the head and more especially in the temples by the local vayu in the combination with the deranged cough, pith and blood, is designated by the holy sages of Ayurveda as the Shankak. It produces a very great pain and is very hard to cure even by the joint advice of thousands of physicians and is as fierce as death itself. Thus ends the 25th chapter in the Uttar Tantra of the Sushruta Samhita, which deals with the symptoms of the diseases of the head.
Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.